हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, जो अपनी प्रिपरेशन है उसको काफी अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में बिजनेस इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज को कवर करवा रही हूँ। यहाँ पे आप लोगों के पास में दो प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगी। एक में मैंने आप लोगों के पास में जो 2010 से लेकर 2020 तक के पीवाईक्यूज को कवर किया है, और जो अब के पीवाईक्यूज है उसको हम लोग इस प्लेलिस्ट में कवर कर रहे हैं। ओके, सो आज जो हमारे पास में है वो आप लोगों के पास में यूजीसी नेट 2021 कॉमर्स का जो 25 नवंबर को शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था, उसके पीवाईक्यूज को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। सो क्या लिखा हुआ है? फॉर ए डिक्लाइन इन प्राइस टोटल रेवेन्यू डिक्लाइन इफ द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज। तो जो प्राइस है वो डिक्लाइन हो गया, तो जो टोटल रेवेन्यू होता है, टोटल रेवेन्यू आप लोगों के पास में क्या होता है? पी इंटू क्यू होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया। तो उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इनइलास्टिक क्या होता है। इनइलास्टिक में आप लोगों के पास में ये आएगा कि प्राइस में चेंज होने से जब डिमांड में उतना चेंज नहीं आता है, प्राइस चेंज हुआ बट डिमांड में कम चेंजेस होते हैं, तो वो क्या होता है? इनइलास्टिक होता है। और रिलेटिवली हम लोग बोलेंगे कि जब प्राइस में चेंज होने से डिमांड में जीरो चेंज होता है तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। यूनिटरी इलास्टिक जहां पे ईडी क्या होती है? 1 होती है, जहां पे क्या होगा? प्राइस में जितना चेंज हुआ डिमांड में भी उतना ही चेंज होता है। जीरो इलास्टिक जहां पे ये इनइलास्टिक ही हो गया। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास में जहां पे दिखाई दिए जीरो लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा? परफेक्टली इनइलास्टिक आप लोगों के पास में हो जाएगा। जहां पे क्या होगा? प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। यहाँ पर ईडी क्या रहता है? जीरो होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के पास में पैरेलल टू ओवाई एक्सिस होता है। क्लियर हो गया? इलास्टिक में क्या होगा? हाईली इलास्टिक होता है, तो जहां पे प्राइस में चेंज होने से डिमांड में ज्यादा चेंजेस आते हैं। ठीक है, इनइलास्टिक में क्या होगा? जो प्राइस है वो उसके अंदर आप लोगों के पास में क्या हुआ है? जो चेंज हुआ है डिमांड में उतने चेंजेस आप लोगों के पास में नहीं होते हैं। ठीक है, कम चेंजेस आते हैं, तो वो क्या होता है? इनइलास्टिक होता है। ठीक है, जहां पे ईडी आप लोगों के पास में लेस देन 1 हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो इलास्टिक हो गया, मतलब कि परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया, तो ईडी जीरो यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पे ईडी क्या हो जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगा, तो ये इनइलास्टिक हाईली इनइलास्टिक को शो करेगा। सो प्राइस भी डिक्लाइन हो रहा है, टोटल रेवेन्यू भी डिक्लाइन हो गया, प्राइस भी कम हो गया, जो रेवेन्यू है वो भी क्या हो गया? कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोगों ने जो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट है वो क्या है? इनइलास्टिक होती है। उस केस के अंदर क्या होगा? प्राइस भी कम होगा और टोटल रेवेन्यू भी क्या हो जाएगा? डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, अगर ज्यादा चेंजेस होते हैं तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है? इंक्रीज होता। प्राइस के डिक्लाइन होने से जो प्राइस कम हो गया तो टीआर ज्यादा होता, लेकिन यहाँ पे टीआर भी क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है, तो डिमांड जो है वो क्या है? इनइलास्टिक है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दी कॉब डगलस फंक्शन, कॉब डगलस फंक्शन ये आप लोगों का कहाँ पे पाया जाता है? लॉन्ग रन में पाया जाता है। लॉन्ग रन में आप लोगों के पास में कहाँ पे पाया जाता है? रिटर्न टू स्केल के अंदर पाया जाता है। ये आप लोगों के पास में एक सिचुएशन होती है जहां पे क्या होता है? जितने भी फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, ऑल दी फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर, कैपिटल, सभी में क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? रिटर्न टू स्केल कहा जाता है। लॉन्ग रन में ये वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? कॉब डगलस फंक्शन के अंदर क्या होगा? आप लोगों के पास में ये एक इक्वेशन है जहां पे के क्या है? कैपिटल है, और कैपिटल के ऊपर जो है ये क्या रहता है? अल्फा होता है। लेबर के ऊपर जो है ये क्या है? बीटा है। अगर अल्फा प्लस बीटा, के कैपिटल के ऊपर जो है वो अल्फा है, लेबर के ऊपर जो है वो बीटा है। अगर अल्फा प्लस बीटा जो रहता है वो आप लोगों के पास में क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है। अगर अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 होता है तो उसको क्या कहा जाता है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहा जाता है। क्या होगा? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? जितना हम लोगों ने क्या किया? फैक्टर में चेंज किया प्रोडक्शन में, उससे ज्यादा चेंजेस आप लोगों के पास में आते हैं, तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है। जितना हमने इनपुट में चेंजेस किया आउटपुट में उससे ज्यादा चेंजेस आप लोगों के पास में आते हैं। इनपुट में जितना चेंज किया आउटपुट में क्या होता है? उससे ज्यादा चेंजेस आते हैं, तो ये आप लोगों के पास में क्या होता है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 होता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के अंदर, जहां पे जितना इनपुट के अंदर चेंज हुआ है उतना ही क्या होता है?
आउटपुट के अंदर क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है जी। फिर हम लोगों के पास में क्या रहता है, अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 होता है, जहां पे क्या होगा, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है, जहां पे आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन इनपुट, जहां पे इनपुट में जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, आउटपुट में इतने चेंजेस नहीं आते हैं। तो ये आप लोगों के पास में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ये कहाँ पे पाया जाता है, लॉन्ग रन के अंदर, जहां पे सभी के सभी जो फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के वो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, और ये रिटर्न टू स्केल यहाँ पे पाया जाता है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सट्रीम केस ऑफ नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन इन एन ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मार्केट क्या होती है, जहां पे क्या पाए जाते हैं, फ्यू बायर्स पाए जाते हैं। बायर जो होते हैं वो क्या, सॉरी, जो बायर होते हैं वो तो आप लोगों के पास में क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जो सेलर होते हैं वो क्या होते हैं, फ्यू होते हैं। ओलिगोपोली एक ऐसी मार्केट होती है जहां पे बायर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनको बेचने वाले जो सेलर होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। एक स्पेसिफिक टॉपिक आप लोग को पता है, ओलिगोपोली में क्या पाई जाती है, किंग्ड डिमांड कर्व पाई जाती है। क्या पाई जाती है, किंग्ड डिमांड कर्व पाई जाती है, और ये आप लोगों के पास में किन्होंने दी थी, स्वीजी ने दी थी। ठीक है, ये किंग डिमांड कर्व यहाँ पे पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द एक्सट्रीम केस ऑफ नॉन प्राइस कंपटीशन। जो कंपटीशन है वो प्राइस को लेकर नहीं है, नॉन प्राइस कंपटीशन है। ठीक है, तो ओलिगोपोली के अंदर तो वो आप लोगों के पास में क्या होता है, तो कंपटीशन जो है वो प्राइस को लेकर नहीं है, तो इससे क्या होता है, कार्टेल की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल जो है वो इसका केस है। कार्टेल जो होता है वो एक ग्रुप होता है, ग्रुप कार्टेल बनाया जाता है ना, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल क्या है, एक्सट्रीम केस है किसका, नॉन प्राइस कंपटीशन का। ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जब लॉन्ग रन में प्रोडक्शन किया जाता है तो क्या होता है कि जो हमारी पर यूनिट कॉस्ट रहती है वो आप लोगों के पास में क्या रहती है, कम आती है। जो पर यूनिट कॉस्ट रहती है ये क्या होती है, कम होती है, और जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा होता है, तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है। डिओपोली क्या होती है, जहां पे दो सेलर पाए जाते हैं वहां पे क्या होता है, डिओपोली होती है। तो क्या एक्सट्रीम केस क्या है, नॉन प्राइस कंपटीशन का, जहां पे ग्रुप फॉर्मेशन हो गया, कार्टेल बन गया, तो वो इसका नॉन प्राइस कंपटीशन का केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्ट इन ए वे दैट रिजल्ट्स इन द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। ऐसा कार्य जिससे क्या होता है, ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, ज्यादा फायदा हो, ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। तो ये आप लोगों के पास में किसके अंदर आता है, यूट्रेलियन प्रिंसिपल के अंदर आता है। ठीक है, तो ज्यादा भला होगा ज्यादा नंबर का, तो ये यूट्रेलियन प्रिंसिपल के अंदर आता है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग जब भी कंज्यूमर एक्ट के अंदर कोई भी बात लेकर चलते हैं, कंज्यूमर में हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी को लेकर चलते हैं या फिर हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी को लेकर चलते हैं, तो वहां पे क्या कहा जाता है कि जो एक अजम्पशन हम लोग लेके चलते हैं कि जो कंज्यूमर है वो क्या है, रैशनल है। अब कंज्यूमर रैशनल है, चाहे हम ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात करें जहां पे यूटिलिटी मेजरेबल नहीं होती है, जो हिक्स और एलन ने दी है। एक कार्डिनल यूटिलिटी होती है जो मार्शल ने दी है, जहां पे यूटिलिटी मेजरेबल होती है। ठीक है, तो हम लोग एक असम्पशन लेके चलते हैं कि जो कंज्यूमर है वो क्या है, रैशनल है। तो कंज्यूमर की रैशनैलिटी के फीचर क्या है, हम लोग बोल रहे हैं ना कि कंज्यूमर रैशनल है, तो उसकी रैशनैलिटी के क्या बेसिस आप लोगों के पास में हैं। तो ये आप लोगों के पास में क्या क्या बेसिस रहते हैं, तो कंज्यूमर की होमोजीनियस एक्सपेक्टेशंस है, सबकी सेम एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, नॉन स्टेशन है कि कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं है, सेल्फिश मोटिव है, हर कोई रखता है, उसकी प्रेफरेंसेस क्लियर है, उसके पास में क्या है, इंफॉर्मेशन है। तो कंज्यूमर की रैशनैलिटी इन सभी बातों को शो करती है कि वो सेटिस्फाई नहीं है, उसका सेल्फिश मोटिव है, प्रेफरेंसेस क्लियर है, उसके पास में इंफॉर्मेशन है। बट होमोजीनियस एक्सपेक्टेशंस हैं, ये तो भाई ये कैसे रैशनैलिटी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर नहीं रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज एन इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द होरिजन। सो बच्चा, इंडिफरेंस कर्व ये आप लोगों के पास में कहाँ पे पाया जाता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर पाया जाता है, जहां पर जो यूटिलिटी होती है वो आप लोगों की मेजरेबल नहीं होती है, यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जाता है। ये आप लोगों के ऑर्डिनल जो यूटिलिटी है ये किन्होंने दी थी, गिवन बाय
हिक्स एंड एलन ने ये दी थी। जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है ये आप लोगों के पास में किन्होंने दी है, हिक्स और एलन ने दी है। जो इंडिफरेंस कर्व रहती है ये आप लोगों के पास में क्या होती है, एक कर्व होती है जो क्या शो करती है, शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। जो इंडिफरेंस कर्व होती है वो क्या शो करती है, कॉम्बिनेशन शो करती है, किस चीज के, टू गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करती है, जिसके हर कॉम्बिनेशन के ऊपर क्या मिलती है, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलती है। ठीक है, तो जो इंडिफरेंस कर्व होती है उसके क्या फीचर्स होते हैं, ये टू गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करती है, ओ एक्स एक्सिस ओ वाई एक्सिस। तो ये आप लोगों के पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुड ए, ये क्या हो जाएगा, गुड बी। तो जो इंडिफरेंस कर्व है ये क्या होते हैं, कन्वेक्स टू द ओरिजिन आप लोगों के पास में रहती हैं। ठीक है, तो इसके फीचर्स क्या क्या रहते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व होती है ये क्या होती है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है। सेकंड क्या रहता है, ये क्या रहती है, स्लोप्स डाउनवर्ड होती है। डाउनवर्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अगर, क्योंकि सबसे आप लोगों को पता है इकोनॉमिक्स की शुरुआती किससे होती है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज से क्या किया जाता है, हम लोग अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो अगर हम एक गुड का कॉम्बिनेशन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें दूसरी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसीलिए ये क्या होती है, स्लोप डाउनवर्ड होती है। सेकेंडली ये कन्वेक्स क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पाया जाता है। अगर हमें एक गुड को लेना है तो हमें दूसरी की ज्यादा सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी, ये देखिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों के पास में जो गुड ए है, गुड बी है, तो पहले हम लोगों के पास में गुड ए कितनी है, 0 है, गुड बी कितनी है, 10 है। अगर हम लोग गुड ए की एक यूनिट को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें गुड बी की कुछ यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सो पहले हमें इसकी ज्यादा यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो 10 को 7 को सेक्रीफाइस कर लिया। फिर एक गुड की कॉम्बिनेशन को और बढ़ाना चाहते हैं तो पहले हमने 3 का सेक्रीफाइस किया, अब हम लोग 2 का सेक्रीफाइस करेंगे। तो ये आप लोगों के पास में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर हम लोग एक और गुड्स को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे सेक्रीफाइस और कम करना पड़ेगा। तो पहले हमने 3 का सेक्रीफाइस किया, फिर 2 का, अब 1 का ही सेक्रीफाइस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे जो आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा कि हमें ज्यादा यूनिट को क्या, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कम यूनिट को क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उसके पास आती जा रही है गुड्स, ए बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे हमें कम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी रीजन की वजह से इसी को ही क्या कहा जाता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और इसी रीजन की वजह से इंडिफरेंस कर्व क्या होती है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है। ठीक है, तो इसके फीचर क्या है, स्लोप डाउनवर्ड होते हैं, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है। जितना ऊपर इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ज्यादा क्या होगा, सेटिस्फेक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद में जो इंडिफरेंस कर्व होती है वो ना तो कभी ओ एक्स एक्सिस को कट करती है और ना ही कभी वो ओ वाई एक्सिस को कट करती है। जो टू इंडिफरेंस कर्व होती हैं वो भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, टू इंडिफरेंस कर्व भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछे कि वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों है, तो वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों है, क्योंकि स्लोप डाउनवर्ड है, नहीं, स्लोप डाउनवर्ड उसकी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व की एक प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि वो क्यों कन्वेक्स टू द ओरिजिन है, तो वो क्यों कन्वेक्स है, क्योंकि जो दो कमोडिटी है वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। इस वजह से सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल होता है, वो सब्स्टिट्यूट होते हैं। और यहाँ पे क्या है, डिक्लाइनिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है कमोडिटीज के अंदर, इसी वजह से ये क्या है, कन्वेक्स है। बाकी मार्जिनल यूटिलिटी ये आप लोगों का तो कार्डिनल यूटिलिटी का पार्ट है, वो तो इंडिफरेंस कर्व में आता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। लिस्ट 1 लिस्ट 2, बुक और नेम ऑफ द ऑथर। तो वेल्थ ऑफ नेशन 1776 के अंदर बुक पब्लिश हुई थी, किन्होंने करी थी, एडम स्मिथ ने करी थी। इसी से ही आप लोग का आंसर बन जाएगा। वेल्थ ऑफ नेशन की जो बुक है किन्होंने पब्लिश करी थी, एडम स्मिथ ने 1776 के अंदर। सो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, तो ये थर्ड से कनेक्ट हो गया। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन 1817, ये आप लोगों के पास में किसके अंडर आती है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड
प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन ये कब आई है आप लोगों के पास में? 1817 के अंदर हम लोगों के पास में आई है। ये किन्होंने दी है? दिस इज गिवन बाय डेविड रिगार्डो ने ये दी है। ये किन्होंने दी है बच्चा लोग? डेविड रिगार्डो ने ये दी है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन डेविड रिगार्डो ने देते ही ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 ये किन्होंने दी है? थॉमस माल्थस ने दी है। याद रखिएगा प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन 1798 ये थॉमस माल्थस ने दी है। डास कैपिटल 1867 ये किन्होंने दी है? कार्ल मैक्स ने दी है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। याद हो जाएगा। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी डेविड रिगार्डो, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन थॉमस माल्थस एंड दास कैपिटल कार्ल मैक्स ने दिया है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइसिंग पावर ऑफ फर्म। जो फर्म रहती है आप लोगों को पता है सम ऑफ द फर्म जो रहता है वो क्या होता है? इंडस्ट्री होता है। फर्म को अगर टोटल कर देते हैं तो वो क्या बनता है? इंडस्ट्री बनती है। तो फर्म के पास में क्या पावर है ना, उसको हम लोगों ने देखना है। तो ये जो मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, सेलर होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या होता है? प्रोडक्ट हेट्रोजीनियस होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस सबका सेम होता है। डिओपोली में 2 सेलर होते हैं। मोनोपोली सिंगल सेलर वाली जो मार्केट होती है वो क्या होती है? मोनोपोली होती है। ओलिगोपोली में कितने सेलर होते हैं? फ्यू सेलर्स होते हैं। तो क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। सम ऑफ द फर्म जो होता है वो इंडस्ट्री होता है। अब फर्म के पास में क्या अधिकार है, या फिर सारा अधिकार इंडस्ट्री का है या फिर क्या है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो फर्म है उसके पास में क्या प्राइसिंग पावर है, उसको आप लोगों ने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। मतलब कि सबसे पहले वो फर्म बतानी है जिसमें फर्म का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। तो हमें ये बहुत 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 अच्छे से पता है एक ऐसी फर्म जहां पे फर्म जो रहती है वो आप लोगों एक ऐसी मार्केट स्ट्रक्चर जहां पे फर्म जो होती है वो क्या होती है? प्राइस टेकर होती है। फर्म क्या होती है? प्राइस टेकर होती है। और जो प्राइस मेकर होती है वो कौन होती है? इंडस्ट्री क्या होती है? प्राइस मेकर होती है। इंडस्ट्री प्राइस को बनाती है, फर्म जस्ट उसको क्या कर लेते? टेक कर लेते। तो सारा का सारा कंट्रोल किसका? सारा का सारा कंट्रोल फर्म का होता है। कौन से वाली केस के अंदर? सारा का सारा कंट्रोल फर्म का होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। सारा का सारा कंट्रोल फर्म का नहीं, सारा का सारा कंट्रोल किसका होता है? इंडस्ट्री का होता है। परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में होता है? वो किसके हाथ में होता है? इंडस्ट्री के हाथ में क्या होता है? प्राइस कंट्रोल होता है। इसीलिए इसके अंदर फर्म का कोई कंट्रोल नहीं होता है। फिर आते हैं, आप लोग को ये बहुत अच्छे से पता है मोनोपोली है, वहां पे एक ही सेलर है, तो वहां पे फर्म और इंडस्ट्री के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। तो वहां पे सारा का सारा कंट्रोल जो रहता है वो किसका होता है? मोनोपोली का होता है। फुल कंट्रोल जो होता है फर्म का, क्योंकि वहां पे तो एक ही है वो, तो फर्म तो और तो है ही नहीं, तो फर्म भी वही है, इंडस्ट्री भी वही है। तो सारा का सारा कंट्रोल किसका होता है? मोनोपोली का होता है। सबसे कम फर्म का कंट्रोल किसमें होता है? परफेक्ट कंपटीशन में होता है, तो बी आ गया। थर्ड और फोर्थ एलिमेंट को सबसे ज्यादा किसमें होता है? मोनोपोली में होता है। तो इसी से ही आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का प्राइस के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता क्योंकि सारा प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड करती है। फिर आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यहाँ पे फर्म का थोड़ा बहुत कंट्रोल रहता है प्राइस को डिसाइड करने के अंदर। फिर ओलिगोपोली फ्यू सेलर्स वाली मार्केट होती है, यहाँ पे फिर थोड़ा सा बढ़ जाता है फर्म का कंट्रोल प्राइसिंग के ऊपर। डिओपोली वहां पे भी 2 ही सेलर है, तो बहुत सारा कंट्रोल फर्म के हाथ में ही है। ठीक है, क्योंकि 2 ही है। और सबसे मोनोपोली के अंदर तो सारा कंट्रोल ही फर्म के हाथ में ही रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आप लोग के लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। सो ये थे मेरी अभी की वीडियो। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वो अच्छे लग रहे हैं सेशंस तो आप जरूर से जरूर इनको शेयर कीजिए। थैंक यू टू एवरीवन।